कि पाँव में छाले हमारे, पाँव में छाले हमारे, पेट पर ताले हमारे। भोजन की कहीं व्यवस्था नहीं है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं। कि पाँव में छाले हमारे, पेट पर ताले हमारे, और कितना आत्मनिर्भर तुम बनाना चाहते हो, और कितना आत्मनिर्भर तुम बनाना चाहते हो। देख कर रास्ता तेरा आंखें मेरी पथरा गई, देख कर रास्ता तेरा आंखें मेरी पथरा गई। तुम मगर फिर भी नहीं आए, ये जुदाई देह को तिल तिल हमारे खा गई। तुम मगर फिर भी नहीं आए। करते थे और नेहरू जी की एक बड़ी अच्छी खासियत थी, आलोचना सुनते थे, है ना। और खूब दोनों लोगों में कटाक्ष होती थी किसी मुद्दे पर। एक बार एक मंच पर दोनों लोग जा रहे थे, नेहरू जी आगे आगे थे और पीछे पीछे दिनकर जी थे। तो नेहरू जी थोड़ा सा सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए और पीछे दिनकर जी थे, दिनकर जी ने उन्हें संभाला। तो नेहरू जी ने कहा दिनकर जी से कि दिनकर तुमने आज मुझे संभाल लिया। तो कवि हमेशा कविता के माध्यम से, और आज देखिए कई लोग हैं जो उनकी कविताओं से लाखों रुपए। कि हरिया के भोले मन में बस यही शिकायत पलती है, हरिया के भोले मन में बस यही शिकायत पलती है। बस कानून बदल जाता है, हालत नहीं बदलती। कि तहरे ही हवा में घर उतर जाती, तहरे ही हवा में घर उतर जाती। हमके विश्वास बाकी तर जहीती, तहरे ही हवा में गल उतर जहीती। आ भरा जल किंतु प्यासी रह गई यह झील, था भरा जल किंतु प्यासी रह गई यह झील। सारा नेह झूठा रह गया कि बहुत आराधना पर रह गई कुछ ढील। मन का देव रूठा रह गया। मैं जीता हूं कविता के लिए जीता हूं, कविता के वास्ते जीता हूं, कविता के आश्रय जीता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं, जिस शख्स के लिए 2-3 लाइन की भूमिका बनाई है। जस्ट मेरे बाएं साइड आशुतोष तिवारी उर्फ कुमार आंसू जी हैं। कविता करते हैं, बहुत शानदार तरीके से कविता करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में MA किया और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, सौम्य व्यवहार है। इनके पिताजी कृषक हैं और बहुत ही एक, अब मैं क्या बताऊं, एक निम्न परिवार से आते हैं। निम्न का मतलब अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो, लेकिन ये कविता के मतलब इनके भीतर एक कवि जिंदा है और ये बहुत ही शानदार कविता कर रहे हैं। सुबह मेरे एक दर्शक का फोन आया और उन्होंने आशुतोष जी का मुझे नंबर दिया और कहा कि एक बार जरा इनको मौका दीजिए, क्योंकि हम पूर्वांचल पोस्ट पर एक जो मंच चला रहे हैं, युवा मंच, जिनमें कुछ है, कुछ वो दिखा रहे हैं, कुछ कर गुजरने की उनके भीतर एक चेष्टा है, हम उन्हें लाते हैं और अपने चैनल पर मौका देते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा परिचय आशुतोष तिवारी जी का। आशुतोष जी, आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने यहाँ मुझे आने का अवसर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह आशुतोष जी से मेरी बात हुई लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे। आशुतोष जी ने हामी भरी। आ तो सकते हैं ये वर्ड इन्होंने उपयोग किया, क्योंकि ये एक भोजपुरी चैनल में काम करते हैं, है ना। वहाँ अपनी सेवाएं ये देते हैं। सर से इन्होंने बात की कि मेरा इंटरव्यू पूर्वांचल पोस्ट पे होना है, तो सर ने इन्हें कहा कि ये एक अच्छा आपके लिए अवसर है, जाइए और अपनी प्रतिभा को वहाँ दिखाइए, क्योंकि प्रतिभा को एक मंच की जरूरत होती है। और मंच पे आज हमारे साथ आशुतोष जी हैं। आज हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आशुतोष का ये जो छोटा सा जीवन है ना, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हमने बता दिया कि विश्वविद्यालय से आपने MA किया, उसके पहले की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरा परिवार जो है वो एक संयुक्त परिवार के रूप में शुरू से ही रहा है। संयुक्त परिवार में मेरी परवरिश हुई। इसके आधार पे परिवार क्या होता है इसको जानने का एक बेहतरीन जरिया मिला। बचपन की जो शिक्षा में कुशीनगर जिले के एक जगह आती है खड्डा, खड्डा से 5 से 7 किलोमीटर दूर जो नदी है वो हमें बिहार से अलग करती है और उत्तर दिशा में नेपाल से अलग करती है। वो जगह है खड्डा, उसी के एक बगल में 3-4 किलोमीटर पे एक छोटा सा गाँव है करदा। मैं वहाँ का निवासी हूँ। आरंभ से ही शिक्षा दीक्षा मेरी वहीं खड्डा में ही हुई। भाई सबकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो आरंभिक दिनों में तो अपने ही शहर में होती है। मेरे साथ थोड़ा ये जो अंतराल था ये काफ़ी बढ़ा, इसलिए कि इंटरमीडिएट करने के बाद तमाम तरह के ऑप्शन आए, विकल्प आए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जाए या फिर किसी दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जाए। अवसर तो मिला, लेकिन उस समय अनुकूल नहीं था। तमाम तरह की परेशानियां थी, तमाम तरह के कारण भी थे, जिसकी वजह से किसी दूसरे जगह पे मेरा दाखिला नहीं हो सका। उस सारी असफलताओं के बीच, जो चाहे वो किसी बाह्य कारणों के द्वारा हुए हों, चाहे वो मेरे अपनी कमियों के द्वारा जिस भी तरह से हो, जब दाखिला नहीं हो पाया तो मैं बड़ा निराश था। फिर मैंने सोचा कि चलो साल गैप करने से क्या फ़ायदा, और खड्डा में ही एक सरस्वती देवी महाविद्यालय जो यहीं गोरखपुर के पवन दुबे जी हैं, उन्हीं का एक महाविद्यालय खड्डा में 2010 में खुला था। मेरी बात है 2016 की। 2016 में इंटर पास आउट हुआ, उसके बाद की बात है। उसके बाद हम लोग वहाँ ये एडमिशन मैंने लिया ग्रेजुएशन में, BA में हिंदी में। मेरी जो उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे आपने बताया बहुमुखी प्रतिभा के धनी। हालांकि मैं इंटरमीडिएट के पहले कभी भी किसी भी कक्षा में पहले स्थान पर नहीं आया। हाँ, तीसरा या चौथा स्थान मेरा रहता था कक्षाओं में। ये सिलसिला BA फर्स्ट ईयर तक चला। BA फर्स्ट ईयर में मैं अपने क्लास में मेरा चौथा रैंक था। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें होने लगीं। अब उसके पीछे पता नहीं क्या कारण थे।
अब केवल प्रतिभा को ही महत्व नहीं दिया जा सकता है, उसके और भी कई सारे कारण हैं। तो इसके चलते धीरे धीरे मैं वहाँ पे भी ग्रेजुएशन में उस महाविद्यालय में टॉपर रहा। उसके बाद बीए में मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई, परिस्थितियाँ अनुकूल हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विश्वविद्यालय में आ गया। विश्वविद्यालय में भी शिक्षा दीक्षा अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे मैं यहाँ का टॉपर भी बना। उसके बाद मुझे माननीय राज्यपाल जी बताया है कि आपका हिंदी से एमए रहा और आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो गोल्ड मेडल आपकी प्रतिभा को परिभाषित कर रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा कई लोगों ने कहा भी। अभी कुछ दिन पहले ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी जी आए हुए थे, उन्होंने भी इस बात के जिक्र किया था। और जिस समय गोल्ड मेडल मिल रहा था उस समय भी कुछ न्यूज़ चैनल वाले लोगों ने कहा था। हाँ, यही है कि जो ये स्वर्ण पदक है वह वो केवल इस बात का परिचायक नहीं होता है कि केवल आप में ही वो प्रतिभा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान होते हैं जो किन्हीं कारणों बस इन सब चीज़ों से महरूम। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, है ना, विश्वविद्यालय में, तो वहाँ एक सीमित सीट होती है ना, जब आप क्वालिफाई करते हैं और उस भीड़ से निकल के उतनी सीटों के लिए वो स्टूडेंट आते हैं, तो अपने आप में वहाँ आना ही एक प्रतिभा है। और उन प्रतिभाओं के बीच जो क्वालिफाई करके एमए में कितनी सीटें हैं? एमए में यहाँ 139 लोगों का हम लोगों के समय में दाखिला हुआ था। और अंत तक कितने बच्चे इसका मेरे पास 138 में मानता हूँ, 138 मान लेता हूँ, है ना। 138 एक भीड़ में आते हैं, 1000 2000 3000 लोग एग्जाम दे रहे होते हैं। फिर उस भीड़ में 138 आते हैं। उस 138 में अगर कोई गोल्ड मेडल पाता है तो एक अपने आप में एक प्रतिभा है, और वो गोल्ड मेडल आपकी प्रतिभा को बता रहा है कि आपने हिंदी को कितना दिल से लगाया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही भी है। और बात वहाँ केवल 138 की ही नहीं होती है, बल्कि विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी महाविद्यालय होते हैं, जितने भी 50 60 70 जितने भी महाविद्यालय हैं, उनमें भी एमए में पढ़ने वाला अगर कोई भी लड़का, चाहे वो किसी भी महाविद्यालय का हो, अगर जैसे मेरे पास उदाहरण के रूप में ये है कि हमसे जो जस्ट इसके पिछले वाला बैच था, उसमें एक यहीं शायद कौड़ीराम साइड के एक भैया थे, कृष्णकांत विश्वकर्मा जी, उनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो वाकई में ये कहीं ना कहीं लगभग वो हजारों के बीच में से अगर कुछ सीट आके आदमी अव्वल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक प्रसन्नता का विषय है। प्रश्नों पर सीधे आपके भीतर कब आपको लगा कि एक कविता जन्म ले रहा है ना, कविता को एक लयबद्ध तरीके से अपने बात को ख़त्म करना और अपनी बात को उस कविता के माध्यम से पिरो के कहना। ये कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और अपने बातों से शानदार ढंग से व्यंग कसना, चाहे वो नफरत की बात हो। नफरत मतलब कि कविता तो हमेशा सच्चाई को ही उजागर करती है, साहित्य हो, कविता हो या पत्रकार हो, है ना, तीनों घूम फिर के एक हैं। हम अपनी बातों से कहा जाता है पत्रकारिता को कि जल्दी में रचा गया एक साहित्य है। तो हम जो देखते हैं बताते हैं, और आप लोग अपने कविता के माध्यम से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रेम को दर्शाते हैं। तो कब लगा कि आशुतोष तिवारी के अंदर एक कविता है जिसे बाहर निकालने की जरूरत है, कब ऐसा लगा? मेरी जो इंटरमीडिएट से पहले की शिक्षा दीक्षा हुई वह खड्डा में ही एक कॉलेज है, स्वामी विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज, सरस्वती शिशु मंदिर और स्वामी विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज। विद्यालय आरएसएस का था। आरएसएस कम से कम आपको बोलना सिखाता है, आपके भीतर की झिझक को वो कम करता है। हालांकि वहाँ पे चूँकि आप सबको ही जानता है कि जो शुरुआती दौर की कविताएं होती हैं वो प्रेम की होती हैं, चाहे बस थोड़ा सा यही होता है कि कुछ लोग उससे बचने के लिए, आप बचने नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए उस प्रेम में राष्ट्र जोड़ देते हैं, उसको राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की कविताएं कहने लगते हैं। मेरे साथ ये था कि मैं उस समय भाषण देता था। तमाम जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, कुछ बड़े कार्यक्रम होते थे, मैं उनमें भाषण देता था, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कविताओं की कोई जगह नहीं थी। इंटरमीडिएट में मैंने जब 26 जनवरी का कार्यक्रम था और उस समय जब मैं मंच पे गया तो मैंने अदब गोडवी के 2-3 गज़लें, अदब गोडवी साहब बहुत बड़े शायर हैं, उनकी 2-3 गज़लें मैंने वहाँ मंच से अपने अंदाज में कहीं। और उसके बाद जो वहाँ मुख्य अतिथि महोदय बैठे हुए थे उन्होंने मुझे 100 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया। धीरे धीरे आगे जब मैं सरस्वती देवी महाविद्यालय में आया, महाविद्यालय में आने के बाद परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हुई। और चूँकि जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं अगर आदमी 9th और 11th से बच जाता है तो ग्रेजुएशन में आके वो प्रेम की ओर घूम ही पड़ता है। अब धीरे धीरे ये हुआ कि महाविद्यालय में स्थितियाँ ठीक थीं, वहाँ पे इन सब चीज़ों, फिल्मी गीतों और तमाम बातों के लिए भी जगह थी। 14 सितंबर हिंदी दिवस का दिन था और उसके पहले एक सूचना घुमाई गई थी कि जो लड़का कविता करता हो और स्वरचित पाठ करना है और सस्वर पाठ करना है। ऊपर वाले की कृपा है कि स्वर अच्छा है, कविता भी लिखी गई, कविता प्रेम पे थी, पहली कविता वहाँ पढ़ी गई।
और उस पहली कविता पढ़ने में ही हाँ पॉपुलैरिटी भी आ गई, और दूसरी चीज़ की हाँ प्रेम भी लोगों का मिला और पहला स्थान मिला। और इससे जो मन में एक उमंग पैदा हुई, धीरे धीरे आगे और भी कार्यक्रम हुए, उन वहाँ के बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन से लेके और फिर कविता पाठ तक, और इन तमाम चीज़ों को देखा गया, किया गया। और धीरे धीरे जब वहाँ से मैं गोरखपुर, हालांकि गोरखपुर आने से पहले इसी कविता के माध्यम से, फेसबुक एक अच्छा सोशल साइट है और अच्छा माध्यम था, जिसके वजह से गोरखपुर में कुछ पहचान बन चुकी थी। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में आने के बाद, गोरखपुर के विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन से लेके और उसके बाद तमाम जो गोरखपुर के संभ्रांत मंच हैं, वहाँ तक जाने का जब अवसर मिला तो लोगों का प्यार मिला और कविता में परिपक्वता आई। तो एक कविता प्रेम वाली सुनाइए, फिर हम इस वार्तालाप को, बातचीत को आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। आप अभी थोड़ी देर पहले कुछ कविता की बात कर रहे थे, जब हम लोग बिहाइंड द कैमरा थे। इन्होंने पूछा कि कविताएं दो तरह की होती हैं, एक तो वो जो तालियां बटोरने के लिए होती हैं और एक वो जो मन को सुकून पाने के लिए होती हैं। तो मैं मन को सुकून पाने की कविताएं ज़्यादा लिखता हूँ, क्योंकि तालियों का क्या है, आज किसी कविता के लिए कोई मुझे बहुत सराहेगा और आने वाले समय में उसी कविता के लिए मुझ पर निशाने भी साधे जा सकते हैं, तंज भी कसे जा सकते हैं। तो तुलसीदास भी कहते हैं स्वांथ सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो इसलिए मैं एक गीत तो आपको सुनाता हूँ कि था भरा जल किंतु प्यासी रह गई यह झील, था भरा जल किंतु प्यासी रह गई यह झील, सारा नेह झूठा रह गया कि बहुत आराधना पर रह गई कुछ ढील, मन का देव रूठा रह गया, देव रूठा रह गया। हम नदी तट पर खड़े बट वृक्ष बर बस ताकते रहते लहर को, पास जिसके बह रही लहरें मगर जो प्यास की सहते कहर को। थी मिलन भर की तृषा, थी मिलन भर की तृषा जो चुभ गई बन कील, यह बट वृक्ष ठूठा रह गया, था भरा जल किंतु प्यासी रह गई यह झील, सारा नेह झूठा रह गया। किस तरह कोई करे मधुमास का सत्कार, जर जर हो चुके मन से, नेह भी जो बन गया अब देह का व्यापार, लुटता चैन जीवन से। चिर प्रतीक्षा में नयन दो, चिर प्रतीक्षा में नयन दो, बन गए यह भील, सब मन बेर जूठा रह गया, था भरा जल किंतु प्यासी रह गई यह झील, सारा नेह जूठा रह गया। बन गए बादल हमारे दो नयन, बन आंसू झर झर स्वप्न झरते हैं, हाँ वहीं पर जिस सरोवर में तुम्हारे प्रेम के कुछ हंस तिरते हैं। भाव जो थे हंस कल, भाव जो थे हंस कल, अब बन गए वह चील, सब यौवन अनूठा रह गया, था भरा जल किंतु प्यासी रह गई यह झील, सारा नेह झूठा रह गया। ये जो वर्तनी है आपकी, है ना, जो शुद्धता है और जिस लय में आप कविता कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हिंदी दे पा रही है। हमने देखा और भी लोग होते हैं, साइंस के क्षेत्र से होते हैं, वो विधि के क्षेत्र से होते हैं, कविता वो कर रहे होते हैं, करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जो युवा एमए हिंदी से है, गोल्ड मेडलिस्ट है और हिंदी में अच्छी उसकी पकड़ है, तो वो छंद भी जानता है, कब वीर रस का करना है, कहाँ किस लय से आगे बढ़ाना है, तो आपको सब कुछ पता है। आशुतोष जी, आपने बताया कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ, अभी मैंने जस्ट आपके पहले एक इंटरव्यू किया सूर्यांश द्विवेदी जी का, मिहिर जी का, उन्होंने लिखा है कैंपस वाला प्रेम, बहुत ही अच्छी वो किताब है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, प्रेम से ही शुरुआत होती है और एक समय भी होता है युवा का, है ना, और बहुत कुछ चेंज आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। और यूनिवर्सिटी एक भविष्य गढ़ के बाहर निकालता है ना, वो किसी भी रूप में निकल सकता है, कवि के रूप में निकल सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ और क्षेत्र में। तो आपके भीतर मैंने एक कविता देखी और जिसने मुझे फ़ोन किया, मेरे दर्शक ने बताया कि अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो सबसे अच्छी बात है, सीखते हैं और लगातार सीख कर वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
अभी मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार से आते हैं, किसान फैमिली है आपकी, पिताजी किसान हैं और यहाँ शहर में आपको रहना है, एक खर्च उठाना है और इस समय जो दौर चल रहा है खर्च काफ़ी महंगाई है ना, तो कैसे कुछ करते हैं या फिर घर पे ही अभी डिपेंड? जी, घर की स्थिति वैसी नहीं है कि केवल उसी पे डिपेंडेंसी रहे, उसी पे निर्भर रहा जाए। मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। तो बात बस इतनी सी थी। जब यहाँ मैंने पढ़ा स्नातक किया, सबसे बड़ी चीज़ मेरे साथ ये रही कि पिताजी भले किसान रहे और आय का कोई एक निश्चित साधन नहीं रहा, निश्चित स्रोत नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि उनका सहयोग मेरे साथ बहुत रहा। मेरे हर निर्णय पर वो ये कहते थे कि देख लो, तू जैसन सोचब भाई, देखत रह। भोजपुरी में भी बात कर सकते हैं हम। आप कुशीनगर से हैं और मैं देवरिया से हूँ, तो भोजपुरी हम लोग के भीतर है, तो भोजपुरी में बतियावल जात थोड़ी देर ले। हाँ, तो पिताजी ऐसा कहत रहनी, आप भोजपुरी की बात कही नहीं, हम खुद भोजपुरी में ही काम करे नहीं। एक जो आप पूछने की आजीविका के स्रोत इस समय फिलहाल में का बाटे, तो सबसे बड़ी चीज़ की पढ़ाई चलता, पढ़ाई के खर्चा बा, रहले के खर्चा बा, तमाम चीज़ बा। एक यहाँ बानी वैभवमणि त्रिपाठी जी, वहाँ के एगो NGO के थ्रू काम शुरू कैनी यायावरी वाया भोजपुरी के। आप देखत हो कब कि आजकल भोजपुरी के स्थिति हो गई बा कि अगर केहू से कहल जाए कि भोजपुरी गीत का है, भोजपुरी का हवे, तो लोग के दिमाग में सीधे कलुआ, खेसारी, पवन सिंह ई लोग आवेन। लोग ऐसा बात नहीं बा कि वो में अच्छा गाना नहीं बाटे। तमाम सारे कई भोजपुरी फिल्म बाने सब, जो में के कुछ रोमांटिक गाना बाने सब जो बहुत अच्छा बाने सब, कुछ दर्द के गीत बाने सब जो बहुत अच्छा बाने सब, लेकिन एकर जो स्तर गिरौले के काम कैले फुहरता बा हन, फुहरता बाटे। एक हम बताओ तटी, हम भोजपुरी सुने नहीं है ना, पवन सिंह के भोजपुरी हम सुन लेनी, खेसारी के, चाहे निरहुआ के, रवि किशन जी के भी हम भोजपुरी सुन लेनी है ना। रवि किशन जी के एक ठे गाना रहे, वो बाटी चोखा पर एक गाना, जे ना खाई हुए पछताई करके, तो कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से वो दर्शावल गई कि भोजपुरी का है, और भोजपुरी में बाटी चोखा के वैश्विक कैल गई कि विदेश से भी लोग आवे लागल बिहार में और आपके पूर्वांचल में, बनारस में, तो बाटी चोखा विदेशी भी आके जो है लागल कि रवि किशन जी जौन गाना गौली ओमे जौन बाटी चोखा के परिभाषित खा के बना के देखावल गई बा, तो कहीं ना कहीं जौन मूवी बा उमे बाटी चोखा के परिभाषित करके ओके रोजगार बढ़ावल गई और देखल गई फिल्म के बाद कि बहुत ज़्यादा बाटी चोखा के मांग बढ़ल। तो भोजपुरी आप कहता नहीं ना, तो भोजपुरी हम बड़ा सुनेली, लेकिन जौन भोजपुरी दुई अर्थी बा जेमे बड़ा फुहरता बा कि अपने सुने तो ना सुनी पाई, तो लेकिन कुछ अच्छो बा पवन सिंह के गाना, क्योंकि अगर देखल जाना जौन समय चलता है व्यू बढ़ावे वाला बा, व्यू तो बढ़ जाता, लेकिन दुई अर्थी गाना पे ये देखल जा कि लाइक मिलल बा कि ना, कमेंट बाकी ना। दिक्कत ये बाटे ना कि जैसे जो साहित्य है, चाहे वो फिल्मी साहित्य, सिनेमा के साहित्य भी साहित्य के अंदर में आवला, तो जो साहित्य है वो सेवा के चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान में रखे के पड़ला कि हमनी के सेवा जो करतनी के वो आजीविका खातिर करतनी के, आकि आजीविका हमनी सेवा आजीविका खातिर होता या फिर हमनी के ओके व्यापार बना लेतनी के। जहिया ले सेवा आजीविका खातिर रहल, वहिया ले बहुत अच्छा साहित्य रचल भी गई, आ ई भी रखल गई कि ओकर स्तर न गिरे। जब ओके पूरी तरह से व्यापार बना लल गई, अब कई लोग ये कहला कि साहित्य के बारे में भी बातचीत करत में कई लोग ये बतावला कि व्यक्ति के ऊ लिखे के चाहिए जो लोग सुनल चाहे। हमारा सबसे पहला कोई सवाल यह रहा कि आजकल आप वेब सीरीज देख रहे हो, लोग तमाम गाली आवता, लोग द्व्यर्थी संवाद, लोग गाली सुनल चाहला। एक मतलब का कि हम कविता में गरियावल शुरू कर दें, भाई हमनी के ओकर जिम्मेदारी बा। अगर माँ सरस्वती हमनी के ऊ अधिकार आशीर्वाद अपन दहले बड़ी कि हमनी के थोड़ा बहुत उनकर सेवा कई जा सकता, हमनी के समाज के थोड़ा सा अगुआ बनल जा सकता, तो ओकर अगुआ रहले के मतलब ये भी होला कि हमनी के अगर कुछ रास्ता गड़बड़ दिखा होता तो ओके सही बतावल जाए कि वाकई में रास्ता का सही बाटे। भोजपुरी में तमाम सारे लोग शारदा सिन्हा बात बता दी, जो ना संविधान के 8वीं सूची बा है ना, तो संविधान में 22 भाषा बा, लेकिन अगर देखल जाता तो बड़ी तेजी से बढ़े वाली भाषा बा भोजपुरी। चाहे मॉरिशस हो, विदेशन में भी भोजपुरी बोलल जाता, तो भोजपुरी बड़ी तेजी से बढ़े वाली भाषा बा। और संसद में कई बार सांसद रवि किशन भी आवाज़ उठौले बाटे के मतलब कि 22वीं भाषा के बाद 23वीं भाषा बनावे खातिर। तो भोजपुरी बड़ी तेज से बड़ी मिठास वाली भाषा बा। और बिहार देखल जा, पूर्वांचल में देखल जा, लोग बड़ा भोजपुरी, अगर पूर्वांचल के कोनो शादी होला ना तो अगर उनमें भोजपुरी के गाना ना बजे तब तक तो लोग थिरकबे ना करेला है ना। लेकिन बात ही बा कि दुई अर्थी वाला शब्द बा, तहर चाहे लहंगा उठा देव रिमोट से, चाची बाची, ऐसा करके दुई अर्थी गाना कि मतलब ओके सुनल ना जा सकेला, तो ये अभद्रता। लेकिन अगर भोजपुरी के जैसे बतावल गई, पीपरा के छाँव में एक पवन सिंह के गाना बा, का वो बढ़िया दर्द वाला गाना बा, या पवन सिंह के लाली पाप लागेल, वो एक टाइप के वो गाना जो हिंदी में सबसे ज्यादा सुनल गए। देखा जा बड़ी बड़ी
बड़ी शो में बड़े बड़े हीरो जो हिंदी वाला बाटे ओके सुनल गए और सराहल गए, तो जौन दुई अर्थी गाना नाई बा भोजपुरी, तो भोजपुरी के मिठास बा हम और आप बात कही जाता तो एमे भोजपुरी के बड़ा सुंदर मिठास बा। बात के आगे बढ़ाल जाओ उससे पहले एक ठे हम सुन ली ए बबुआ अब रउआ अगोरा बा, है ना। और जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहल जाला भिखारी ठाकुर के, एक दिन हम उनके सुनत रहली का गजब के भोजपुरी में भिखारी ठाकुर गा रहल बानी, और उ जैसे एक औरत बारी उनकर मर्द विदेश में बाटे, तो उ गाना के माध्यम से भोजपुरी में इतना बढ़िया परिभाषित कइल गइल बा कि एक औरत अपनी पति खातिर एक वेदना जौन प्रकट कइल गया भिखारी ठाकुर में बात। एक हम पहले भोजपुरी में सुनी फिर बात के आगे बढ़ावल जा। हाँ बिल्कुल, भोजपुरी में हालांकि हम इतना भोजपुरी में कहनी है, इतना सारी चीज़ कहनी है जो हमनी के काम भी करे नहीं के वो भोजपुरी में जो तमाम हिंदी वगैरह के और विश्व के तमाम भाषा के कहानी बा ओके भोजपुरी में लोग तक पहुँचौले के कोशिश कई जाला कि देखल जा भोजपुरी में इहो साहित्य बा, भोजपुरी में उहे नाई बा जो द्विअर्थी संवाद और तमाम चीज़ सुनाई देल था। आगे चलतनी कविता के उसमें दू ठो गीत बा भोजपुरी में, हमार ज़्यादा रचना नाई बा, लेकिन फिर भी एक ठो प्रेम के गीत बा, आप सुनियो के कि तहरे ही ओबा में गर उतर जईती, तहरे ही ओबा में गर उतर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती, तहरे ही ओबा में गर उतर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती, देहई ने हमें जियान भयल। हम वस्तुतः गीतकार ना बनी, कोशिश करें नहीं गौले के कि देहई ने हमें जियान भयल, कुछ ना जननी कि कब बिहान भयल, तहरे अचरा में हम जे मर जईती, तहरे अचरा में हम जे मर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती, तहरे ही हवा में गर उतर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती। अब का होला आगे सुनी कि मन के अंगना तो है अगोरेला, नेह रही रही के बस हिलो रहेला, मन के अंगना तो है अगोरेला, नेह रही रही के बस हिलो रहेला, बन के बत्ती हल जे दिल में जल जईती, बन के बत्ती हल जे दिल में जल जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती, तहरे ही हवा में गर उतर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती। और ये गीत के आखिरी बंद सुनी कि चांद असरूप के खदान हो, कैसे कह दी हमार जान हो, चांद असरूप के खदान हो, कैसे कह दी हमार जान हो। और प्रेम का पराकाष्ठा का होला कि तह के डोली में लेके घर जईती, तह के डोली में लेके घर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती, तहर ही हवा में गर उतर जईती, हमके विश्वास बाकी तर जईती। बहुत खूबसूरत आपने ये भोजपुरी गाना सुनाया है ना।
सब लोग अपने जीवन में किसी को अपना गुरु मानते हैं, किसी को अपना आइडियल मानते हैं, है ना। उससे वो सीख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया था अपने चैनल पे, वो यूट्यूब को ही अपना गुरु बनाता है और 18 भाषाएं सीख जाता है ना। कई क्रिकेटरों को भी मैंने देखा है कि यूट्यूब से उन्होंने गेंदबाजी सीख ली। आपके भी जीवन में कोई गुरु होगा, किसी कवि को फॉलो करते होंगे, किसी गजलकार को फॉलो करते होंगे, किसी गीतकार को फॉलो करते होंगे, तो आपके भी जीवन में कोई हो। जी, तुलसीदास की एक पंक्ति है, को बड़ छोट कहत अपराधु। किसे बड़ा और किसे छोटा कहा जाए, ये अपराध ही होगा। मैं जब स्नातक में था, जब मैंने बताया आपको कि पहली कविता लिखी थी, तो मैंने पहली कविता लिख के उस समय मेरे एक हिंदी के शिक्षक हुआ करते थे, अजीत शुक्ल जी, मेरे बड़े अच्छे गुरु हैं वो, और अभी उनसे परस्पर संबंध बना हुआ है। तो मैंने उनको दिखाया था। धीरे धीरे उसके बाद तमाम तरह के, उस समय हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते नहीं थे। उस समय कुमार विश्वास की कविताएं अपने उफान पे थीं। बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ने पे कई सारी बातें कही गईं, देखा गया कि हाँ, कविताओं की जो ये परंपरा है जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ जो यही है, वो एक कुआं है। जिससे कुमार विश्वास जी से इस बात पे एक बार फेसबुक पे ही उनके पोस्ट पे मेरी चर्चा हो गई, काफ़ी उस पर बवाल हुआ। उसके बाद मुझे ब्लॉक भी कर दिया गया उनके आईडी से। ये सारी अपनी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। धीरे धीरे तमाम कई सारे लोग हैं। कुमार शिव जी हैं, कुमार शिव का एक गीत है, ये उनका एक गीत है, पी लिया हो गया है अमलतास को, तुमने छोड़ा शहर धूप दुबली हुई, पी लिया हो गया है अमलतास को। या फिर ऐसे रामानाथ अवस्थी जी का एक, देखा जाए तो कविता को और कवि को के जो आर्थिक पक्ष हैं और कविता को मजबूत करना, और कविता मंचों पर अच्छे पैसे पाने लगे और सबके अपने अच्छे पैकेज होने लगे और कभी भी कमाने लगा, मजबूत हुआ आर्थिक रूप से, तो ये सारा श्रेय कुमार विश्वास जी को जाता है ना। जो उन्होंने मंच प्रदान किया और कवियों को जो उन्होंने सम्मान प्रदान किया। मैंने कई इंटरव्यू में देखा, लोगों ने मंचों से कहा कि कवियों के लिए जो सबसे बड़ा काम किया वो कुमार विश्वास जी ने। अब मेरा अपना नज़रिया है, कवियों के लिए जो इतने बड़े पैकेजेस बनाए, इसकी सबसे पहली शुरुआत हरिवंश राय बच्चन जी ने की थी। हालांकि उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा झेलना भी पड़ा था कि आप कविता के लिए पैसा लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो शुरुआत करी, बाद में लोगों ने भुनाया। एक चीज़ आप देखिए, कुमार विश्वास इस समय के हम लोगों के आदर्श हैं, बड़ा नाम है, बड़ा फेम है, एक लाइमलाइट हैं वो। लेकिन थोड़ा सा उसके किसी लाइमलाइट के पड़ने पे उसके आसपास के अंधेरे को भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। जो व्यक्ति 10 लाख 12 लाख रुपए लेता है और वो फिर मंच पे आके जब द्व्यर्थी संवाद बोलता है और तमाम चीज़ें होती हैं, तो फिर आने वाली पीढ़ी जो होती है वो यही समझती है कि हाँ, कविता यही है। हम कविता में तंज कसे जाते हैं, ऐसा नहीं है। कविता में तंज कसे जाते हैं, जाहिर सी बात है। कविता संपत जी को देखिए किस तरह से तंज कसे जाते हैं, सबको देखिए। बिल्कुल, कविता राह दिखाती है। मैं आपको बता दूं कि दिनकर जी और नेहरू जी बड़े अच्छे मित्र थे और राज्यसभा के वो सदस्य भी रहे, है ना। और दोनों लोगों में खूब संवाद होता था। नेहरू जी पे खूब कटाक्ष करते थे और नेहरू जी की एक बड़ी अच्छी खासियत थी, आलोचना सुनते थे, है ना। और खूब दोनों लोगों में कटाक्ष होती थी किसी मुद्दे पर। एक बार एक मंच पर दोनों लोग जा रहे थे, नेहरू जी आगे आगे थे और पीछे पीछे दिनकर जी थे। तो नेहरू जी थोड़ा सा सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए और पीछे दिनकर जी थे, दिनकर जी ने उन्हें संभाला। तो नेहरू जी ने कहा दिनकर जी से कि दिनकर, तुमने आज मुझे संभाल लिया। तो कवि हमेशा कविता के माध्यम से, और आज देखिए कई लोग हैं जो उनकी कविताओं से लाखों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से, मतलब उनके पाठ करके कविता का है। तो कहा दिनकर जी ने, जैसे ही नेहरू जी ने कहा, थोड़ा लड़खड़ाए कि दिनकर आपने मुझे संभाल लिया, तो दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाई है, साहित्य ने सहारा दिया है। तो ऐसा नहीं है, कविता मंचों के माध्यम से तंज कसे जाते हैं राजनीति पर, राजनीति में हो रहे भ्रष्टाचार पर, नेताओं के आचरण पे। तो ऐसा नहीं है आशुतोष जी की कवि केवल सार्थक पाठ ही करे, वो आलोचना करेगा। रोड पे खड़ा है, रोड टूटे हुए हैं और किसी नेता ने ये आश्वासन दिया है कि मैं रोड को एकदम चमचमाता हुआ बना दूंगा, तो कवि के लिए, मैं तो बोला ना कि कवि, पत्रकार और साहित्यकार तीनों घूम फिर के एक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने का बस आशा इतना ही था कि मैंने इसीलिए मैंने कहा, मैंने राजनीतिक टिप्पणियों पे बात नहीं की, मैंने किसी भी तरह के तंजों पे बात नहीं की। मैंने इसीलिए कहा कि जो द्व्यर्थी संवाद उन्होंने मंच पे शुरू किए, तमाम सारी चीज़ों में, उसकी वजह से आप कवि सम्मेलनों का एक विद्रूप रूप भी देखते होंगे, जहाँ पे लोग जानना या सुनना पसंद नहीं करते हैं या फिर पब्लिकली सुनना पसंद नहीं करते हैं उसको। ये अलग अलग उसके मसले हैं, तमाम चीज़ें हैं। लाइन सुनेंगे हर आपकी कविता को कि कम समय में सबको समेट लिया जाए। एक जो आपकी कविता है, तुम अगर फिर नहीं आए, ये सुना चुके हैं कि या फिर? जी बिल्कुल, ये जी, मैं केवल एक इसका एक बंद सुनाऊंगा कि देख कर रास्ता तेरा आंखें मेरी पथरा गईं, देख कर रास्ता तेरा आंखें मेरी पथरा गईं, तुम मगर फिर भी नहीं आए,
ये जुदाई देह को तिल तिल हमारे खा गई, तुम मगर फिर भी नहीं आए। बंद सुनिएगा कि राह वो जिस पर चले थे साथ हम दोनों, कभी पूछती हैं आज मुझसे क्या बताऊं तुम कहो। हर घड़ी जब जब गई तुम होठ ने चाहा यही, बोल दे मत छोड़ जाओ साथ जीवन भर रहो, बोल दे मत छोड़ जाओ साथ जीवन भर रहो। देख दरिया अश्क का, देख दरिया, देख दरिया अश्क का चट्टान भी बहरा गई, तुम मगर फिर भी नहीं आए। ये जुदाई देह को तिल तिल हमारे खा गई, तुम मगर फिर भी नहीं आए। अगर इस समय जो आपने कहा, मैंने आपके आर्थिक पक्ष पे जब मैं बात कर रहा था तो आपने कहा मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनो, है ना। तो एक आत्मनिर्भर मजदूर पर एक कविता मैं आपसे सुनूंगा जो आपने स्वरचित है, आपसे आपने बनाया है, तो जरा इस पे सुनाइए, फिर हम आएंगे बस कानून बदल जाता है जो आपने। एक समय था लॉकडाउन का, पहला लॉकडाउन, जिसमें तमाम लोग दिल्ली, मुंबई और तमाम जगहों से जो कमाने गए हुए थे वो लोग पैदल लौटे उधर से, और उसके बाद ही तत्काल में मोदी जी का ये नारा आया था, बात उन्होंने कही थी मन की बात में कि आत्मनिर्भर बनिए। एक कविता वहीं फूटी तमाम लोगों के पीड़ाओं को देखते हुए कि पाँव में छाले हमारे, पाँव में छाले हमारे, पेट पर ताले हमारे। भोजन की कहीं व्यवस्था नहीं है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं कि पाँव में छाले हमारे, पेट पर ताले हमारे, और कितना आत्मनिर्भर तुम बनाना चाहते हो, और कितना आत्मनिर्भर तुम बनाना चाहते हो। भूख अपनी प्यास अपनी हाशिए पर छोड़कर हम कर भरोसा खुद स्वयं पर रात दिन बस चल रहे हैं। देख कर लखते जिगर को भूख से यूं बिल बिलाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, देख कर लखते जिगर को भूख से यूं बिल बिलाते, आंख मूंदे कान दाबे पत्थरों में ढल रहे हैं, आंख मूंदे कान दाबे पत्थरों में ढल रहे हैं। और उस पर दो मुहापन, और उस पर दो मुहापन, ये सियासी गिरगिटीपन, कौन सी साजिश तले अब साथ आना चाहते हो, और कितना आत्मनिर्भर तुम बनाना चाहते हो। हम वही जो खुद रहे बस ढेबरी की रोशनी में। जो मजदूर हैं वो क्यों जाते हैं? कहा जाता है कि जो कारीगर दूसरे का घर बनाता है उसको एक झोपड़ी मैसर नहीं हो पाती है, तो वो क्यों आखिर गए हुए हैं कि हम वही जो खुद रहे बस ढेबरी की रोशनी में, किंतु घर को चांद तारों से तुम्हारे जगमगाया, खुद रहे पूरे गगन को मानकर छत ही हमेशा, पर तेरी खातिर सदा सहजू धूप हमने छत बनाया। और अब भी जल रहे हैं, और अब भी जल रहे हैं, रोज पैदल चल रहे हैं, और कितना खून मेरा तुम बहाना चाहते हो, और कितना आत्मनिर्भर तुम बनाना चाहते हो। बहुत अच्छी कविता की, और वो एक दौर था, है ना। मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन से कई लोग बिखर गए। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लॉकडाउन के दौर में खूब अमीर लोग खूब अमीर हुए, गरीब लोग खूब गरीब हुए, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें कुछ लोग ऐसे आत्मनिर्भर हुए कि वो करोड़ों लाखों कमा रहे हैं, है ना। दिक्कतें आई, और ये शायद दुनिया में, मैं तैयारी भी करता हूँ और मैं पढ़ता रहता हूँ, और मैं एक अभी भी स्टूडेंट हूँ और विद्यार्थी हूँ, तो मैंने अपने जीवन में, या उस इतिहासकार ने भी, प्लेग या फिर कई तरह के वायरस आए थे, लेकिन इस तरह का वायरस और तांडव किसी ने 100 साल के अपने समय में नहीं देखा था, चाहे विश्व हो और या भारत भी। तो लेकिन भारत ने जिस सफलता के चलते, सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ लगी कि हमारे गांव में उस समय जब अर्थव्यवस्था भरभरा के नीचे आई, लगभग -24% नीचे चली गई, उस समय अगर कोई एक क्षेत्र था जहां सरकारों को अपनी छाती पीटने का अवसर था, और सरकारें बता रही थी कि एक क्षेत्र है जहां ग्रोथ है, वो कृषि था। और हमारा गांव था जहां लोग कम पीड़ित हुए, है ना। फर्स्ट अगर पहले लहर में जिसके पास गांव था, ऐसा कहा गया उसके पास सब कुछ था लॉकडाउन में। और गांव की महिमा, उस पेड़ के नीचे उस प्रवासी मजदूरों की कहानियां लोगों को सुनना, शायद गांव जिसके पास नहीं था वो बड़ा मिस कर रहे थे। मैं अगला आपका सुनूंगा कविता, बस कानून बदल जाता है ना। इस पे जरा रोशनी डालिए। एक कानून आया था, कृषि कानून। कृषि कानून तमाम दिन तक उसके लिए आंदोलन भी हुए, तमाम दिन तक ये बताया गया कि वो सही है, बाद में उस कानून को ले लिया गया। एक कविता फूटी, सुनिएगा कि हरिया के भोले मन में बस यही शिकायत पलती है,
हरिया के भोले मन में बस यही शिकायत पलती है, बस कानून बदल जाता है हालत नहीं बदलती है, बस कानून बदल जाता है हालत नहीं बदलती है। और कैसे सुनिएगा कि पिछले साल फसल पर लगने लगी टैक्स की ठोकर, और वायदा था घूमेगा कृषक बादशाह होकर, और तभी से हरिया निस दिन रास्ता देख रहा है, और यही आस ले 20 बरस से लाठी टेक रहा है। साथ देह के उम्मीदों की उम्र रात दिन ढलती है, साथ देह के उम्मीदों की उम्र रात भर ढलती है, बस कानून बदल जाता है हालत नहीं बदलती है। लेकर मोतिया बिंद जो हता पीएम निधि का पैसा, बहुत गरीब अगर होता तो दुख ही होता कैसा। अगर बहुत गरीब होता तो आयुष्मान कार्ड बन जाता, ऑपरेशन हो जाता फ्री में, तमाम चीज़ होती, लेकिन वो मध्यम वर्गीय है कि बहुत गरीब अगर होता तो दुख ही होता कैसा। रंग बिरंगे पंपलेट पर सपने बड़े सुनहरे, लेकिन उन सपनों की कीमत दाग बहुत ही गहरे। पहली बार बहुत ही ज़्यादा उसे किसानी खलती है, पहली बार बहुत ही ज़्यादा उसे किसानी खलती है, बस कानून बदल जाता है हालत नहीं बदलती है। और उस पर और बड़ा दुख क्या है कि सभी हमारे ही कंधे पर चढ़े हुए करते हैं ऐश, अपनी रोटी सेक रहे सब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको देखो एक बात ही सही गलत ठहराते, सारे बरसाती में ढक हैं बढ़ चढ़ कर टर्राते। सोच रहा है आखिर इसमें क्या हम सब की गलती है, बस कानून बदल जाता है हालत नहीं बदलती है। एक शायरी है, शाम को थक कर टूट के झोपड़ी में सो जाता है, वो मजदूर है जो शहर में ऊंची इमारतें बनाता है। हमारा देश जो जब आज़ाद हुआ है ना, या आज भी कृषि प्रधान देश है ना। जब लोग लॉकडाउन से गांव में आए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं कुछ पा रहे थे, गांव में क्या है ना, आपको धनिया भी है तो खरीदना नहीं है ना। अगर चावल बना लिया, दाल कहीं से व्यवस्था हो गई तो किसी के खेत से मूली ले ली, किसी के खेत से धनिया ले लिया, किसी के छानी बोला जाता है गांव में, वहाँ से जाके लौकी तोड़ लिया। ज़्यादा है तो गांव में लोग बांट देते हैं, सैजन वगैरह है, खाने के लिए दिक्कत नहीं हो। लेकिन शहर में अगर आपको धनिया भी लेना है तो वो सब्जी वाले को देखना पड़ेगा, 5 रुपये 10 होंगे तो आपको मिलेंगे। तो हमारा जो किसान था ना, बड़ा सम्मानित। किसान और मजदूर में अंतर होता है, फर्क बहुत फर्क होता है। किसान किसानी करता था और उसका परिवार जीता था, और 70% आबादी कृषि पर निर्भर थी, और आज किसान मजदूर हो रहा है ना। बहुत बड़ा ये कष्ट की बात है। ये आज की ही बात नहीं, हम लोग प्रेमचंद को पढ़ते हैं। उसी धनिया की मैं बात कर रहा हूँ जो आपने पात्र उठाया है, धनिया। प्रेमचंद ये दिखाते हैं तमाम, जब गोदान में भी आप देखिए तो यही होता है। हाँ, कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसमें जो किसान है, जो होरी है, वो हमेशा उसको अपने इज्जत से लेकर जोड़ के देखता है। यही हाल उनकी जो पूस की रात कहानी है उसमें भी जो हल्कू है वो यही देखता है कि हाँ, किसानी जो है वो सम्मानित एक पेशा है, और अंत में वो भी जो हल्कू है वो धीरे धीरे किसानी से वो मजदूरी की ओर बढ़ता है। मैं बता रहा हूँ कि प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। जब आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं ना तो एक भारत की तस्वीर जो है ना, गांव में जो बस्ती है आज भी, खैर सरकारों ने इसके लिए काम किया है। 80 करोड़ लोगों को देखा जाए कोविड के, देखिए अगर सरकार की आलोचना कर रहे हैं ना तो एक पक्ष है जहाँ तारीफ भी करनी होगी। कोविड के दौर में फ्री में राशन मिला लोगों को, जो भी सरकार के पास पैसे थे, पैसे पहुंचे बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। गाँव की ये स्थिति थी। मैं बहुत ज़्यादा, मैं रिपोर्टर तो नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं अपने गांव में देख रहा था कि जिस हिसाब से अगर उस समय बहुत सारे परिवारों को अगर वो राशन नहीं मिला होता, मुफ्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर पैसे देके भी वो राशन अगर नहीं मिला होता तो समझिए कि भूखमरी की स्थिति आ सकती थी। हमारे गाँव में ये स्थिति थी, जो छोटा वर्ग था, और वहाँ ये स्थितियाँ थीं, और धीरे धीरे उससे काफ़ी चीज़ें हुई। तो इंटरव्यू के अंत में है, एक समय था कि हम अमेरिका से गेहूँ मंगाते थे। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो अमेरिका ने भी गेहूँ देने से मना कर दिया, और फिर हमने ठान ली कि हम अब गेहूं मांगेंगे नहीं, गेहूं को निर्यात करेंगे। और आज स्थिति यह है कि हम अभी प्रधानमंत्री जी को सुना कि WTO अगर इजाज़त दे तो हम कई देशों को अनाज बांट सकते हैं और खिला सकते हैं, हमारे पास इतनी भंडारण है। ये कहाँ से आई? ये कृषि प्रधान देश के मजबूत किसानों ने कर दिखाया। और आज स्थिति ये है कि कोई भी परिस्थिति आ जाती है, अभी देखिए श्रीलंका को हमने कितनी मदद की। ऐसे और भी देश हैं जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमको इजाज़त मिले तो मैं, और अभी हमारे यहाँ अभी तो निर्यात पे पाबंदी लग गई है, लेकिन जो लोगों ने निर्यात के लिए जिस देश को आश्वासन दे दिया गया था उनको गेहूँ दिया जाएगा, है ना। लेकिन देखिए आज स्थिति हमारी कहाँ है। पहले हम गेहूँ मंगवाते थे, या पहले के लोग जो बाबा दादा हैं लोग बताते थे कि
कि गेहूं किसी रिश्तेदार के लिए या शादी उदी के लिए बचा के रखा जाता था। आज स्थिति यह है कि हम गेहूं एक्स्ट्रा पैदा कर रहे हैं और सबको खिला सकते हैं। तो आज हमारे किसानों ने कविता के माध्यम से बताया, मैं भी बता रहा हूं, किसान आज मजदूर हो रहा है ना, लेकिन किसानी में आज भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बहुत ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही युवाओं को हम पूर्वांचल पोस्ट पर मौका देते रहेंगे, इनकी प्रतिभा को लाते रहेंगे, ऐसी प्रतिभा को लाते रहेंगे। और एक प्रतिभा को मंच की ज़रूरत होती है। देखा कि किस तरह से निखार है, गाना भी अच्छा गा रहे हैं, भोजपुरी में भी ये रच रहे हैं, बस रहे हैं। और जैसे कि इनकी प्रतिभा गोल्ड मेडलिस्ट से मैंने बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट आपकी प्रतिभा को बताता है कि आप उस क्षेत्र में, उस सब्जेक्ट में आप अपनी क्या पकड़ रखते हैं। और जो कवि हो, हिंदी से हो, तो फिर कविता कितनी खूबसूरत हो सकती है। हमने तमाम इनकी कविताओं पर नजर डाली, इन्होंने अपनी कविताएं सुनाई, अपने परिवार के बारे में बताया, कैसे इनके भीतर एक कविता ने जन्म लिया उसके बारे में बताया। ऐसे ही अगर गोरखपुर में ऐसे ही प्रतिभा युवा लगातार आगे बढ़ रहे हों तो आप गोरखपुर हमारा एक और चैनल है गोरखपुर पोस्ट या फिर पूर्वांचल पोस्ट, उस पर आप मैसेज करें, नंबर दें, हम ऐसे लोगों को संपर्क करेंगे और अपने चैनल पर इन्हें युवा मंच पर एक मंच देंगे अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। तो अच्छा रहा आपका इंटरव्यू और हमने जो भी प्रश्न पूछे आपने बड़े संयम से और एक कवि के रूप में आपने अपना परिचय दिया। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।